हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में आज जो हम क्लोरोफाइसी की जो नेक्स्ट सेल की पढ़ेंगे उसका नाम है कोलियोकीट। कोलियोकीट का मतलब होता है कोलियो वर्ड जो कीट वर्ड यूज करते हैं हम कोलियोकीट। जो कीट वर्ड यूज करते हैं वो हेयर या स्पाइन के लिए कहते हैं। ऐसी एल्गी जिसमें सूख, कांटा, स्पाइन पाया जाए या ब्रिस्टल पाया जाए उसे हम बोलते हैं कोलियोकीट। कीटोफोरेलीज का मतलब ही ये हुआ इस ऑर्डर में, जो कीटोफोरेलीज ऑर्डर है, ऐसी एल्गी जिनमें स्पाइन या हेयर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की इसकी बात करें, सिस्टमेटिक पोजीशन की, एल्गी है, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेलीज, फैमिली कोलियोकीटेसी, और मेंबर जो हमें पढ़ना है वो कोलियोकीट पढ़ना है। अकुरेंस की बात करें तो यह एक फ्रेश वाटर एल्गी है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर इपीफाइट के रूप में पाई जाती है। इपीफाइट का मतलब ऐसे प्लांट, ऐसी जो एल्गी है, ऐसे प्लांट जो प्लांट के ऊपर पाए जाएं वो इपीफाइट कहलाते हैं। इसकी कुछ जातियाँ एंडोफिटिक में, यानी कि कुछ जातियाँ प्लांट के अंदर भी पाई जाती हैं, जो और हाई क्लास के प्लांट होते हैं, वस्कुलर प्लांट, उसके अंदर पाई जाती हैं। थैलस स्ट्रक्चर, कोलियोकीट का थैलस अपेक्षाकृत जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। यह एक मल्टी सेलुलर एल्गा है और इसका जो थैलस की खास बात है वो हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस मतलब विषम तंतु की, इसमें दो प्रकार के तंतु या फिलामेंट सिस्टम पाया जाए, एक जमीन के सहारे ग्रो करने वाला और एक सीधे ग्रो करने वाला। हेट्रोट्राइकस होता है तो इरेक्ट व प्रोस्टेट सिस्टम में डिवाइड होता है। जो इसका जो प्रोस्टेट वाला सिस्टम होता है वो उसकी जो सेल्स होती हैं फ्यूज होकर एक सेल मोटी पैरेन्काइमेटेड डिस्क का निर्माण कर लेता है। थैलस की एक अथवा अधिक सेल्स से सीटी या हेयर निकलते हैं जिनका आधारीय भाग जिलेटिनस आवरण से ढका होता है, यानी कि जो उसका जो डिस्क वाला स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से दिखाई देगा। ये सीटी या हेयर निकल रहे हैं, इनका जो बेस है म्यूसिलेशन बेस है और ये पूरा जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है पैरेन्काइमेटेड सेल्स का बना हुआ है, वन सेल थिक है, ये डिस्कॉइड थैलस है। और वो इसका ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो इरेक्ट भी इससे ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे ऐसे करके इरेक्ट भी निकल सकती हैं इससे, जो बेसल फिलामेंट हैं जिन पर एंथ्रिडिया उगोनिया का निर्माण होता है। तो ये थैलस स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। कोलियोकीट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल व एसेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर द्वारा होता है। यह बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन के समय फिलामेंट की एपिकल सेल या सब एपिकल सेल जूस्पोर एंजाइम के रूप में कार्य करती है। तथा इन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म डायरेक्ट एक बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। प्रत्येक जूस्पोर ओवल शेप बाइफ्लैजिलेट यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। इसका लिबरेशन स्पोरेंजियम के एपेक्स पर उत्पन्न पोर द्वारा होता है। लिबरेशन मतलब विमोचन। जर्मिनेशन के समय यह डिवाइड होकर नए थैलस का निर्माण करता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी यह मोटी भित्ति युक्त एप्लेनोस्पोर का भी निर्माण कर लेता है। एप्लेनोस्पोर से मतलब होता है अचल बीजाणु। जो जूस्पोर को चल बीजाणु कहते हैं वैसे ही एप्लेनोस्पोर को अचल बीजाणु कहते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर द्वारा होता है और उसकी जो सेल है उसका पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर एक जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये देखिएगा, ये कोई भी सेल जूस्पोर एंजाइम की तरह काम कर रही है और उसके पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म एक जूस्पोर में कन्वर्ट हो गया और बाहर निकल आता है।
ऐसे बाहर निकल कर जो सी कंडीशन होगी वो ऐसा जूस पोर दिखाई देगा, ऐसा गोल भी हो सकता है। और फिर ये जो जूस पोर होता है वो डिवाइड करता है, एक बेसल सेल बनाता है, जर्मिनेट करके डिवाइड करता है, और उसकी ये ऊपर वाला एक उपवाय सेल बनता है। इस प्रकार से नया थैलस का निर्माण हो जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस पोर द्वारा नए थैलस का निर्माण होता है। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोलिक्यूट में सबसे एडवांस यूगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज मोनोसियस व कुछ स्पीसीज डायोसियस होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनिया या कार्पोगोनिया कहलाते हैं। मेल को एंथ्रीडियम बोलेंगे और फीमेल को ओगोनिया या कार्पोगोनिया। इन जैसे ओगोनियम के अंदर एग बनेगा, एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड्स बनेंगे। तो एंथ्रीडियम पहला पढ़ेंगे, एंथ्रीडियम। प्रत्येक एंथ्रीडियम लेटरल ब्रांच की एपिकल सेल पर कुछ आउटग्रोथ के रूप में विकसित होते हैं। कुछ समय बाद प्रत्येक आउटग्रोथ के आधार पर एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है, जिससे मदर सेल मतलब जो सेप्टम बनने से क्या होता है, ये उनके जो पेरेंट थैलस है, जो मदर सेल है, इनका कनेक्शन समाप्त हो जाता है और यह आउटग्रोथ ही एंथ्रीडियम के रूप में कार्य करती है। इसका प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से जैसे कोई ये वेजिटेटिव सेल है, इस पर ये एंथ्रीडियम का निर्माण हुआ। इस एंथ्रीडियम, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एंथ्रीडियम का है। इसके अंदर एंथीरोजोइड बन जाते हैं। एंथीरोजोइड निकलकर बाहर लिबरेट होकर ऐसे दिखाई देते हैं। ये एंथ्रीडियम, उस पर ये एंथीरोजोइड बने, तो ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। अंदर ये एंथीरोजोइड, ये एंथ्रीडियम ही है, ये पूरा स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम। इसके अंदर जो बनना है वो एंथीरोजोइड बनेगा और ऐसे बाहर निकलकर ऐसे दिखाई देगा एंथीरोजोइड। तो ये रहा एंथ्रीडियम। अब पढ़ेंगे इसका कार्पोगोनियम या ओगोनियम। प्रत्येक ओगोनियम में फ्लास्क के समान संरचना होती है। इसके निचले फूले हुए भाग में एक स्पष्ट केंद्रक होता है तथा ऊपरी पतले जो संकीर्ण वाला भाग है उसको ट्राइकोकाइन कहते हैं। मेच्योर होने पर ओगोनियम के आधारीय भाग में एक प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, जैसे यंग ओगोनियम में ऐसा दिखाई दे रहा है अंदर, और जो मेच्योर ओगोनियम हो जाता है उसके अंदर ये एग का निर्माण हो जाएगा। ये एग का निर्माण होगा। अब जो प्रोसेस होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। एंथ्रीडियम का निर्माण, एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड, कार्पोगोनियम का निर्माण, कार्पोगोनियम के अंदर एग का निर्माण। अब जो तीसरा स्टेप आती है वो आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ट्राइकोगाइन का एपिकल पार्ट टूट जाता है तथा इसमें जो कलरलेस साइटोप्लाज्म की एक या दो बूंद बाहर निकल आती हैं। अनेक एंथीरोजोइड ओगोनियम की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, परंतु केवल एक एंथीरोजोइड ओगोनियम में प्रवेश करता है और उसके जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, यानी कि जो एग का फीमेल न्यूक्लियाई, एंथीरोजोइड का मेल न्यूक्लियाई, दोनों फ्यूज होकर दोनों एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मेल न्यूक्लियस इसके अंदर गया, फीमेल न्यूक्लियस एग में प्रेजेंट है, दोनों की फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इसमें जो अगली स्टेप आती है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जाइगोट बनने के बाद किस प्रकार जाइगोट में क्या क्या चेंजेज आते हैं और क्या बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले ओगोनियम में ट्राइकोगाइन के आधार पर एक सेप्टम का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप ओगोनियम का आधारीय फूला हुआ भाग ट्राइकोगाइन से अलग हो जाता है। धीरे धीरे जाइगोट के आकार में वृद्धि होती है तथा यह अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेगा, चारों तरफ एक थिक वॉल का निर्माण कर लेगा। इसी समय ओगोनियम के आसपास की सेल्स स्टिमुलेट होकर ऊपर की ओर ब्रांचेस बनाती हैं।
और यह ब्रांचेज ओगोनियम के चारों ओर स्यूडो पैरेन्काइमेटस लेयर बनाती हैं। इस आवरण युक्त स्ट्रक्चर को स्पर्मोकार्प कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका टर्म है। इसमें एक मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्पर्मोकार्प बोलते हैं। कार्पोगोनियम की आधारीय सेल्स के नष्ट होने से स्पर्मोकार्प टूटकर पानी में गिर जाता है। यानी अब जो डेवलपमेंट होगा, नया प्लांट बनेगा, वो किससे बनेगा? स्पर्मोकार्प से बनेगा। अनुकूल परिस्थिति आने पर स्पर्मोकार्प डिवाइड होकर बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाता है और इसका जो लिबरेशन होता है यानी कि वो विमोचन होता है स्पर्मोकार्प के टूटने से होता है। प्रत्येक फ्री स्पोर कुछ समय तक स्वतंत्रतापूर्व तैरने के बाद जर्मिनेट होकर नए हैप्लॉइड थैलस का निर्माण करता है, क्योंकि ये जाइगोट है, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ है, इससे बनने वाले जो स्पोर होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो डायग्रामेटिकली कैसे इसको दिखेंगे? जैसे ये रहा पूरा स्पोर या जाइगोट था, डिवाइड हुआ, दो डिवाइडिंग स्पोर 2 सेल में डिवाइड हो गया। फिर इसमें और लगातार डिवीजन होते हैं, इस प्रकार सेगमेंट से बन जाते हैं और इसकी जो बाहर वाली जो लेयर है वो स्टेरॉइल जैकेट है। ये पूरा जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर है वो स्पर्मोकार्प है। प्रत्येक इसमें जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट दिखाई दे रहा है, वो जो यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा जूस्पोर। इस प्रकार से वो जूस्पोर में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हुआ और जो कार्पोगोनियम की जो आधारीय सेल हैं वो टूट गई, पूरा का पूरा स्पर्मोकोर बाहर निकल आया और इसके जो जूस पोर्स हैं सब बाहर निकल आएंगे। प्रत्येक जूस पोर अपने अनुकूल परिस्थिति आने पर जर्मिनेट कर पर ये जो जर्मिनेट करेगा ये, और जर्मिनेट करके फिर से नए थैलस का निर्माण करेगा, कोलियोपिड के नए थैलस का निर्माण करेगा। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो उससे जो थैलस बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा।